हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरएस अकेडमी 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज की यह क्लास भारतीय संविधान पर आधारित है। इसमें संविधान सभा, संविधान के विकास का इतिहास एवं संविधान समिति के जो प्रमुख अध्यक्ष थे उन सभी की जानकारी एकत्रित की गई है और बताया गया है कि संविधान कैसे बना और कौन कौन समिति बनाई गई संविधान सभा के लिए और संविधान का विकास कैसे हुआ। तो आज की यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें और पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं ताकि सभी इम्पोर्टेंट नोट्स को पॉइंट्स को नोट करते जाएं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास पढ़ेंगे। भारतीय संविधान क्या होता है, ये सब चीज़ें इस स्लाइड में दी गई हैं। तो संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यानी संविधान किसी भी देश को चलाने वाला एक लिखित बोलें या लिखित भी बोल सकते हैं, कानूनी दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से उस देश को चलाया जाता है। तो संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है और जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, इसलिए इसे अलिखित संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। तो संविधान का इतिहास है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1935 के भारत शासन अधिनियम और कैबिनेट में सन 1946 तीन भागों में बंट जाता है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर की युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। तो जब 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसे अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया और इसी के आधार पर अंग्रेजों ने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट बना तो उसके माध्यम से जो भारत का संविधान बनना था उसके लिए यह एक आधार मिल गया कि मतलब कैसा संविधान बनना चाहिए। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। तो 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे थे। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि जो कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे। इसको नोट कर लीजिए 3 स्टार लगाकर क्योंकि कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम के आधार पर ही भारत का संविधान बना है क्योंकि इसका बहुत सा भाग यानी कि लगभग 60% भाग भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी के तहत जो म्यांमार देश है उसे भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के पहले जो म्यांमार देश था वो भारत में ही सम्मिलित था और भारत का ही एक हिस्सा था, परंतु 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बना उसके तहत म्यांमार देश को अलग कर दिया गया भारत से। इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन का गठन भारत के संविधान को बनाने के लिए किया गया था। तो जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी उस समय। 1946 में जब कैबिनेट मिशन बना तो उस समय जब भारतीय संविधान बनना था तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, यानी जो जब आज़ाद नहीं हुआ था देश तो यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य था भारत में, तो 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों के और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे
और 4 चीफ कमिश्नर थे। इस तरह से कुल 389 सदस्य भारतीय संविधान की सभा में थे। इसके बाद संविधान सभा की जो 3 महत्वपूर्ण डेटें हैं इनको भी ध्यान रखना है। 9 दिसंबर 1946, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 11 दिसंबर 1946, और इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 13 दिसंबर 1946, यानी 9, 11, 13 दिसंबर 1946। ये तीनों डेटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात बनती है कि संविधान सभा का स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष में, क्योंकि पूछ लेते हैं कि स्थायी अध्यक्ष कौन है या अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग यानी जो मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। बहिष्कार इसलिए कर दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम यानी एक मुस्लिम देश अलग से बनाया जाए, इसको भारत में सम्मिलित ना किया जाए। तो इसी को लेकर उन्होंने यानी मुस्लिम जो लोग थे या मुस्लिम लीग थी उसके सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इसलिए इसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही शुरू हो गई। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, इसी के तहत संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके बाद संविधान सभा की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष, तो जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जो प्रारूप समिति थी यानी जिसमें पूरे संविधान का ड्राफ्ट बनना था कि किस तरह से संविधान बनाया जाए और क्या क्या इसमें शामिल किया जाए, क्या शामिल ना किया जाए, यानी देखे तो एक पूरा प्रारूप था, तो उसके अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो भारत था पहले प्रांतों में बटा हुआ था, अलग अलग राज्य नहीं होते थे, प्रांत होते थे। तो प्रांतों को इकट्ठा करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसलिए इन्हें प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके बाद संघीय संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद राष्ट्रध्वज संबंधी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें ये भी बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रध्वज भी होना चाहिए, तो इसके अध्यक्ष थे जो राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा हुआ। 3 जून 1947 को घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा हुआ। इसके बाद भारत का बंटवारा होता है तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत बन जाता है, और भारत से पाकिस्तान अलग हो जाता है एक दिन पहले ही, यानी 14 अगस्त 1947। तो पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग थी वो विरोध कर रहे थे, तो उसी के तहत 3 जून को एक घोषणा कर दी गई कि पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा और भारत अलग। तो जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने वो पाकिस्तान में चले गए और जो हिंदू लोग थे वो भारत में आ गए। इसके बाद देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। इसके बाद जब देश का विभाजन हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो इसके बाद एक बार फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन, यानी फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। तो जब पाकिस्तान अलग हो गया और जो अंग्रेज थे वो भी चले गए, तो इस समय जो सदस्यों की कुल संख्या थी संविधान सभा में वो थी 299। इसमें 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासतों की सदस्य थे। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होती है कि जो आज़ादी की पहले यानी बंटवारे की पहले जो संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य थे? 389, और जो सब आज़ादी के बाद यानी जो सदस्यों की कुल संख्या थी संविधान सभा में वो थी 299। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात बनती है, तो इसको बहुत ही आसानी आने की ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो बाद में जब आज़ादी के बाद जब संविधान सभा बनी तो उसमें सदस्यों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान और अंग्रेजी अलग हो गए थे। और जब पहले थी तो माने पाकिस्तान की मुस्लिम लोग भी थे और अंग्रेजों का भी
शासन था, तो वहाँ पर संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पर 389 और इसमें 299, इसमें से 229 प्रांतीय सदस्य और 70 देशी रियासतों के सदस्य। इसके बाद दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। इसके बाद बाबा साहब ने दुनिया भर के सभी संविधानों को ध्यान से देखा, परखा और इसके बाद जो भारत का संविधान था उसका मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान था वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा यानी सभी 299 सदस्यों के हस्ताक्षर करके इसे पारित कर दिया गया। इसके बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को जब बन के संविधान तैयार हो गया था तो इसी दिन यानी 26 नवंबर के दिन प्रत्येक वर्ष भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। तो 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद भी लगभग 2 महीने लग गए संविधान को लागू करने में। वो क्यों लग गए, वो उसका एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की घोषणा कर दी थी कि भारत एक आज़ाद देश बन गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी की तारीख को बदला नहीं जा सकता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान है वो लागू कर दिया गया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। तो जो प्रारूप था माने संविधान का ड्राफ्ट था जो कैसे तैयार किया जाए, तो इस पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। और जो संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए, लगभग 64 लाख रुपये। जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। और जो वर्तमान समय में संविधान सभा में 22 भाग तो ज्यों के त्यों हैं, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद भी ज्यों के त्यों हैं और अनुसूचियां कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। परंतु जो अनुच्छेद हैं वो पहले 395 थे, परंतु अब लगभग देखें तो 470 के लगभग अनुच्छेद हो गए हैं। वो इस प्रकार से हुए हैं जैसे कि अपन लिखते हैं 395 ए, 395 बी, 395 सी, इस तरीके से टोटल यानी कुल काउंट करें तो वो संख्या 450 की पार चली जाती है। इसके बाद संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना तिरंगा झंडा, उसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपना लिया था। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, यानी जो जनगण मन है ना राष्ट्रगान, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, उसको 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है अपने देश का, उसको भी अपना लिया गया था। तो राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया तो उस समय उसके बाद भारत के पहले मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। तो इसमें जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, पहले प्रधानमंत्री देश के। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल के पहले गृह मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये पहले शिक्षा मंत्री थे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि देश के आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई और श्रम मंत्री जगजीवन राम और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता गौर और वित्त मंत्री R.K. षणमुगम शेट्टी। ये सभी पहले मंत्री हैं जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद की पहला मंत्रिमंडल, यानी पहले मंत्री हैं सभी। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें ताकि सभी साथियों तक यह क्लास पहुंच सके।
तो चलिए साथियों, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।